नमस्कार दोस्तों। मोदी सरकार ने अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं और अब बारी है उनसे उनके कामों का लेखा जोखा लेने की। मोदी जी ने जनता से बहुत सारे वादे किए थे। उन्होंने जनता को बहुत सारे सपने दिखाए थे। महंगाई को दूर करने का वादा किया था, भ्रष्टाचार को खत्म करने का वादा किया था, 2 करोड़ रोजगार हर साल युवाओं को देने का वादा किया था। लेकिन अब सवाल ये है कि आज 10 साल बाद मोदी जी अपने किए हुए वादों पर कितना खरे उतरे हैं। जो सपने जनता को दिखाए थे वो कितना साकार हुए हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। 2014 में कांग्रेस सरकार पर हमला करते हुए भाजपा सरकार ने यही नारा दिया था, लेकिन आखिर क्या हुआ इस नारे का? उस वक्त 2014 में जब पेट्रोल डीजल 72 और 55 रुपये पे मिल रहे थे, वही पेट्रोल डीजल आज 100 रुपये के पार पहुंच चुके हैं। रसोई गैस सिलेंडर जो उस वक्त 415 रुपये पे मिल रहा था, आज वो भी 1200 रुपये तक पहुंच गया। वहीं ध्यान देने की बात यह है कि कच्चा तेल उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $110 प्रति बैरल पे मिल रहा था, जो कि आज 2024 में $86 प्रति बैरल पे मिल रहा है। बाबा रामदेव जैसे योग गुरु जो उस वक्त योग का प्रचार छोड़कर भाजपा के प्रचार में लगे थे, उन्होंने भी एक शो में कहा था, जनता से ये कहा था कि उस पार्टी को वोट दीजिए जो आपको पेट्रोल डीजल 75 या 80 में नहीं बल्कि 35 या 40 रुपये में देंगे। मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। स्मृति ईरानी जो उस वक्त सड़क पर सिलेंडर लेकर बैठ गई थी, जो उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चूड़िया तक भेज रही थी, आज इन सभी लोगों के मुंह पर ताला लग चुका है। 2014 में सत्ता में आते ही मोदी सरकार ने 108 जीवन रक्षक दवाओं के मूल्य को तय करने वाले अधिनियम को वापस ले लिया, जिसके चलते आज कंपनियां हजारों दवाओं को अपने मनमाने दामों पर बेच रही है। 1 अप्रैल 2023 को फिर से दवाओं पर 12% तक का दाम बढ़ाया गया, जिसमें बहुत सी बुनियादी दवाएं शामिल है, जैसे बुखार की दवाई, दर्द की दवाई या दिल की बीमारियों जैसी 800 से अधिक दवाइयाँ इसमें शामिल है। वहीं दूसरी तरफ देश में सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। अकेले उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में अब तक 56,000 प्राथमिक विद्यालय बंद किए जा चुके हैं। प्राइवेट स्कूलों की फीस लगातार महंगी होती जा रही है। बच्चों की स्कूल सामग्री जैसे किताब, पेन या स्कूल ड्रेस, इन सभी चीज़ों पर 12% से लेकर 28% तक टैक्स लगाया गया। इसके बाद सवाल ये बनता है कि जब शिक्षा महंगी होती जाएगी तो देश के बेटा बेटी कैसे पढ़ेंगे? ऐसे में सरकार के उस नारे का क्या मतलब है जो उन्होंने दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? देश में पहली बार खाने पीने की चीज़ों पर जैसे दूध दही तक पर भी 5% टैक्स लगाया गया, जबकि हीरे जैसी धातु पर केवल 1.5% टैक्स है। ऐसे में सरकार से सवाल ये है कि जनता रोटी खा के जिंदा रहे या फिर जनता हीरा खाए? आज 10 साल पहले के मुकाबले खाने पीने की सभी चीज़ें लगभग दोगुने दाम की हो चुकी है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत का नारा देने वाली भाजपा सरकार आज खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त है। फिर चाहे मामला इलेक्टोरल बॉन्ड का हो या फिर मामला विपक्ष पार्टियों के भ्रष्ट नेताओं को अपनी पार्टी में मिला लेने। कल तक विपक्ष के जिन नेताओं पर ईडी छापे मार रही थी, उनमें से ज्यादातर आज भाजपा में शामिल हो चुके हैं और उसकी वॉशिंग मशीन में धुलकर पाक साफ हो चुके हैं। मणिपुर के कांग्रेसी नेता बीरेन सिंह जो कल तक भाजपा की नजरों में महाभ्रष्टाचारी थे, आज भाजपा में आकर पाक साफ हो चुके हैं और उन्हें मणिपुर का मुख्यमंत्री बना दिया गया है। ठीक उसी तरह महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे और उनके 25-30 विधायक जब तक उद्धव ठाकरे के साथ शिवसेना में थे, तब तक ये सब भाजपा की नजरों में भ्रष्टाचारी थे। ईडी इन पर छापे मार रही थी, जांच कर रही थी, लेकिन भाजपा में शामिल होने के बाद ये सब के सब दूध के धुले हो चुके हैं और ईडी की दिशा एनसीपी के नेता अजीत पवार और उनके बाकी विधायकों की तरफ घूम गई। 27 जून 2023 को भोपाल की एक रैली में मोदी जी ने एनसीपी के ऊपर 70,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा कि अगर इनकी घोटालों की गारंटी है तो मोदी की भी ऐसे चोरों पर कार्रवाई करने की गारंटी है। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। लेकिन इसके एक सप्ताह बाद ही मोदी की गारंटी ने कमाल कर दिखाया। जिन भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करके उन्हें जेल भेजना था, उन्हें भाजपा में शामिल कर लिया गया और 70,000 करोड़ रुपए के ये भ्रष्टाचारी अब शिष्टाचारी हो गए। अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री और उनके विधायक साथियों में से कुछ को मंत्री पद से नवाजा गया।
2G स्पेक्ट्रम और कोयला घोटाला, जिसके बारे में भाजपा सरकार हमेशा कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाती रही है। इन घोटालों के आरोपियों को 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद बरी कर दिया गया। दूसरी तरफ विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे भगोड़े भी अब तक देश की जनता का 40,000 करोड़ रुपए लेकर विदेशों में भाग चुके हैं। पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने कॉरपोरेट को दिया हुआ जनता का 14.5 लाख करोड़ रुपए अब तक एनपीए में डाल दिया है। इसका मतलब सरकार ने इसे डूबा हुआ मान लिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड से तो आप परिचित हो गए ही, जिसमें सरकार ने यहां तक कह दिया कि अब जनता को जानने की जरूरत नहीं है कि सरकार को कितना और कहां से चंदा मिलता है। एयरटेल जैसी कंपनी जिसने अपना घाटा 300 करोड़ रुपए का दिखाया, उसने 340 करोड़ रुपए का चंदा दिया। इस चुनावी योजना के जरिए बीजेपी ने अब तक कुल 6,000 करोड़ रुपए का चंदा जुटा लिया है। काला धन, जिसके बारे में 2014 में अपने भाषण में मोदी जी ने कहा था कि एक बार इन चोरों के पैसे विदेशों से वापस आ जाए तो 15-20 लाख रुपए तो हर भारतीय को यूं ही मिल जाएंगे। विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए। ये जुमला है, ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2014 के चुनाव के पहले ही पनामा पेपर्स के जरिए खुद स्विस बैंक ने 268 भारतीय अकाउंट्स की डिटेल्स खुद सरकार को सौंप दी थी। इनसे काला धन वापस लाने की बजाय भाजपा ने काला धन विदेशों में ले जाने की सीमा को और बढ़ा दिया। ये सीमा कांग्रेस राज में 75,000 करोड़ डॉलर थी, लेकिन भाजपा ने इसे बढ़ाकर 2.5 लाख करोड़ डॉलर कर दिया। लोकसभा में वित्त मामलों की स्टैंडिंग कमेटी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में विदेशों में जमा काला धन 34 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। इसके बावजूद भी जुलाई 2021 में लोकसभा में काले धन पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जवाब दिया कि पिछले 10 सालों में विदेशों में जमा काले धन के बारे में कोई आंकड़ा ही सामने नहीं आया है। हर हिंदुस्तानी को 15 लाख रुपए देने वाली मोदी की गारंटी ने उल्टा गरीबों के खाते से पैसे निकालने का काम किया है। जिस गरीब के खाते में न्यूनतम राशि से पैसे कम हो गए, उससे जुर्माने के रूप में बैंकों ने अब तक कुल 21,000 करोड़ रुपए की वसूली कर ली है। यह जानकारी खुद राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री ने दी है। नोटबंदी, इसके भी फायदे बताते हुए मोदी सरकार ने कहा था कि इससे काला धन, जाली नोट और आतंकवाद पर अंकुश लगेगा। लेकिन इससे देश को फायदा हुआ या नुकसान हुआ, आइए जानते हैं। आर्थिक विकास दर जो कि 2015-16 में 8% के आसपास थी, लेकिन नोटबंदी के बाद 2016-17 में ये 7.1% के आसपास आ गई और इसके बाद 6% पर जा पहुंची। इसके चलते देश को एक साल में 2.5 लाख करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा। नोटबंदी को लेकर एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि नोटबंदी से पहले चलन में कुल 15.41 लाख करोड़ रुपए थे और नोटबंदी के बाद इनमें से 15.31 लाख करोड़ रुपए वापस बैंकों में आ गए। जो वापस नहीं आए वो थे कुल 10,720 करोड़ रुपए और इनके ऊपर देश की अर्थव्यवस्था को एक साल में 2.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। और जो आरबीआई ने करोड़ों रुपए खर्च किए वो अलग से। नोटबंदी के बारे में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने भी कहा था कि एक ऑर्गेनाइज्ड लूट है, एक लीगलाइज्ड ब्लंडर है। और आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके रघुराम राजन, उन्होंने भी कहा था कि नोटबंदी के इस कदम से देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस नोटबंदी के बारे में क्या कहा था, अब वो सुनिए। भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। मोदी जी ने किसानों की आमदन को 2022 तक दोगुना करने का वादा किया था। हमारा सपना है 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, हमारे देश के किसान की आय डबल होनी चाहिए, दोगुना होनी चाहिए और उसके लिए हम काम कर रहे हैं।
लेकिन इस वादे की भी हकीकत क्या है, आइए देखते हैं। एनएसएस की एक रिपोर्ट के अनुसार 2013 में किसानों की औसत आमदन 6,426 रुपये प्रति माह थी, जो कि 2019 में बढ़कर 10,281 रुपये प्रति माह हो गई। लेकिन आमदन में हुई इस बढ़ोतरी को यदि महंगाई से तुलना करके देखें तो तस्वीर एकदम उल्टी नजर आती है। एनएसएस की यही रिपोर्ट बताती है कि 2013 के मुकाबले 2019 में फसलों की लागत लगभग 41% बढ़ गई, जिसके चलते हर किसान परिवार पर औसतन कर्ज 47,000 रुपये से बढ़कर 74,121 रुपये हो गया। इसका मतलब कर्ज में 57% की बढ़ोतरी हो गई। किसानों की आमदन तो दोगुनी नहीं हुई, लेकिन कर्ज जरूर दोगुना हो गया। दोस्तों, यदि सरकार वाकई किसानों की आमदन को दोगुना करना चाहती है तो इसके लिए सरकार को किसानों को सब्सिडी देनी पड़ेगी, खेती में सरकारी निवेश बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि खेती में सरकारी निवेश घटते घटते जीडीपी का मात्र 0.4% रह गया है, यानी नहीं के बराबर हो गया है। दोस्तों, सरकार ने किसानों की आमदन को तो भले ही दोगुना न किया हो, हाँ उनके सर पर 3 कृषि कानूनों को जरूर लाके थोप दिया, और वो भी बिना किसान यूनियनों से सलाह लिए, बिना लोकसभा में बहस चलाए। किसानों ने 1 साल तक इसके लिए बेमिसाल आंदोलन चलाया, अपने 700 किसान भाइयों को खोया, और गोदी मीडिया ने इस किसान आंदोलन को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्हें खालिस्तानी तक बताया गया, लेकिन किसानों ने हिम्मत नहीं हारी। 1 साल तक आंदोलन करके सरकार को इन कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया और एमएसपी का वादा लेकर वहां से वापस चले आए। लेकिन आप सरकार की वादा फरेबी देखिए, 2 साल बाद तक भी सरकार ने अपने किए हुए एमएसपी के वादे को पूरा नहीं किया। और जब किसानों ने इस एमएसपी के वादे के लिए दोबारा से आंदोलन चलाना चाहा तो सरकार ने उनके आंदोलन को कुचलने के लिए हर तरह की कोशिश की। उन पर अश्रु गोले बरसाए गए, एक किसान की तो मौत भी हो गई। एनसीआरबी के डेटा के अनुसार 2021 में 10,281 किसानों ने और 2022 में 11,290 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। अगर किसान वाकई खुशहाल होता, उसकी आमदन को वाकई दोगुना कर दिया गया होता, तो आज किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर ना होता। किसानों की आत्महत्या का यह आंकड़ा मोदी सरकार के किसानों की आमदन को दोगुनी करने वाले वादे को बेनकाब करता है। 2 करोड़ रोजगार। भारत में आज 25 करोड़ से ज्यादा युवा है, जिन्हें मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। इस हिसाब से पिछले 10 सालों में अब तक 20 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाना चाहिए था। लेकिन सच्चाई यह है कि केंद्र सरकार ने विभिन्न पदों के 22 करोड़ 5 लाख कैंडिडेट्स में से केवल 7.25 लाख कैंडिडेट्स को ही नौकरी दी है। बाकी नौकरी चाहने वाले लगभग 22 करोड़ युवा बेरोजगार ही रह गए हैं, यानी 100 में से केवल 0.32 लोगों को ही रोजगार मिला है। देश में 2011-12 से लेकर 2017-18 के बीच सरकार 90 लाख नौकरियां खत्म कर चुकी है। केंद्रीय मंत्री श्री राम इंदरजीत सिंह ने लोकसभा में बताया कि देश में 2018-19 से लेकर 2023-24 तक 1,06,500 से ज्यादा कंपनियां बंद हो चुकी है। इन कंपनियों के बंद हो जाने से कितने लोग बेरोजगार हो गए होंगे। युवा बेरोजगारी के मामले में भारत अपने पड़ोसी मुल्कों से भी आगे निकल गया है। विश्व बैंक के 2022 के आंकड़ों के अनुसार भारत में युवा बेरोजगारी दर 23.22% रही है, तो वहीं पाकिस्तान में 11.3% और बांग्लादेश में 12.9%, चीन में 13.03% और भूटान में 14.4% रही है। पिछले 7 सालों में 70 से ज्यादा भर्तियों के पेपर लीक हो चुके हैं और भर्तियां रद्द हो चुकी है। 6 फरवरी 2024 को संसद में पेपर लीक और नकल विरोधी कानून बनाया गया, जिसमें 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान है। लेकिन इसके बनने के कुछ ही दिनों बाद यूपी में आरओ, एआरओ और यूपी पुलिस के पेपर लीक हो गए और भर्तियां रद्द हो गई। हालांकि 6 महीने के अंदर दोबारा से पेपर कराने का आश्वासन दिया गया, लेकिन हम सब जानते हैं कि ज्यादातर भर्तियां चुनाव के समय ही निकलती है और उसे पूरा करने के बजाय लंबा खींचा जाता है। बेरोजगार युवाओं को रोजगार के नाम पर लूटा जाता है। इसे 2 उदाहरणों से समझिए। पहला, यूपी पुलिस भर्ती, जिसमें 50 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरे, जिससे सरकार ने 200 करोड़ रुपए वसूले। और दूसरा, रेलवे और एनटीपीसी में ग्रुप डी की भर्ती, जिसमें 2 करोड़ 40 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे गए। केवल फॉर्म की कीमत से सरकार ने बेरोजगार युवाओं से 750 करोड़ रुपए से ज्यादा वसूल लिए।
पिछले 10 सालों में सरकारी भर्ती के लिए 22 करोड़ से ज्यादा युवाओं ने फॉर्म भरे हैं। इससे हम सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि रोजगार के नाम पर इन बेरोजगार युवाओं से कितने अरबों रुपए वसूल लिए गए होंगे। ऐसा लगता है जैसे देश की अर्थव्यवस्था इन बेरोजगारों की लूट के दम पर ही चल रही है। ऐसे दौर में जब पिछले 45 सालों में बेरोजगारी दर सबसे ऊंचे स्तर पर हो, खाली पदों को भरने के बजाय उल्टा रोजगार देने वाले 23 सार्वजनिक उपक्रमों को प्राइवेट करने के आदेश देना या बंद करने के आदेश देना सरकार के रोजगार देने वाले वादे की पोल खोलता है। सरकार की इन्हीं रोजगार विरोधी नीतियों के चलते नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार हर साल 13,870 बेरोजगार युवा आत्महत्या करने को मजबूर है। दोस्तों, आपको एक कहानी सुनाता हूं। 200 साल पहले जब फ्रांसीसी क्रांति के समय जनता रोटी के लिए आंदोलन करती थी तो फ्रांस की महारानी उनका मजाक उड़ाते हुए कहती थी कि यदि जनता के पास रोटी नहीं है तो वो केक खाए। आज हमारे देश के नेताओं की भाषा भी वैसी ही गंदी हो चुकी है। वो भी कहते हैं कि यदि युवाओं के पास रोजगार नहीं है तो वो पकोड़ा तल ले। कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहा चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। देश की जिन महिला पहलवानों ने कुश्ती में मेडल लाकर पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया, जिन्हें खुद मोदी जी ने अपना परिवार बताया, अपनी बेटी बताया, और विनेश ये तो मेरे ही परिवार की है उन्हीं बेटियों के साथ यौन शोषण करने वाले ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी गई, उल्टा उसे बचाया गया। और न्याय मांग रही महिला पहलवानों के साथ बदसलूकी करी गई, उन्हें सड़कों पर घसीटा गया और उनके आंदोलन को वहां से उठवा दिया गया। क्या एक परिवार के मुखिया, एक बाप का यही कर्तव्य होता है कि वो न्याय मांगने वालों को सजा दे और दोषियों को बचाए? उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित महिला का गैंगरेप हुआ और अपराधियों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने बलात्कार के बाद महिला की जीभ काटी, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी और दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया और उसे मरा जानकर वहां से भाग निकले। लेकिन सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश प्रशासन ने बगैर महिला के परिवार को सूचना दिए उसकी लाश को जला दिया। जम्मू के कठुआ में मासूम बच्ची के बलात्कारियों के पक्ष में तिरंगा यात्रा निकालना क्या महिलाओं का सम्मान था? वहीं मणिपुर में और भीड़ के सामने महिलाओं को नंगा घुमाया गया, उनका बलात्कार किया गया। 15 अगस्त 2022 जब लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे थे, उसी दिन देश में पहली बार सजा काट रहे 11 बलात्कारियों और हत्यारों को रिहा कर दिया गया। सरकार के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4,45,256 मामले दर्ज किए गए। वहीं उत्तर प्रदेश में 65,743 मामले दर्ज किए गए। 26 जून 2018 को द थॉमसन राइटर्स फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार आज भारत पूरी दुनिया में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देश बन गया है। दोस्तों, मोदी जी के वादों की लिस्ट यहीं पर खत्म नहीं होती। उन्होंने और भी बहुत सारे वादे किए थे। डॉलर के मुकाबले रुपये को मजबूत बनाने का वादा किया था, लेकिन रुपया आज अपनी सबसे खराब स्थिति में है। 1 रैंक 1 पेंशन का वादा भी आज तक पूरा नहीं हुआ है। वहीं 100 शहर स्मार्ट सिटी बनने के लिए आज भी तरस रहे हैं। हर राज्य आज भी एक एम्स की राह देख रहा है। वहीं दूसरी तरफ हंगर इंडेक्स में भारत को 125 में से 111वां स्थान मिला है, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जैसे पिछड़े देशों से भी खराब स्थिति है। मीडिया की आजादी के मामले में भी भारत को 180 में से 161वां स्थान मिला है। दोस्तों, एक और चीज है जो आज ट्रेंड में चली हुई है और वो है मोदी की गारंटी। आज साइन बोर्ड, अखबार, टीवी, सोशल मीडिया और सभी प्रकार के प्रिंट मीडिया सभी के सभी मोदी की गारंटियों से भरे पड़े हैं। लेकिन मोदी की असली गारंटी क्या है, आइए देखते हैं। खुद 10 लाख का सूट पहनने और करोड़ों रुपए के जहाज में चलने की गारंटी, तो वहीं जनता के लिए रेल के डब्बों में ठूस ठूस कर जाने की गारंटी, अपने लिए हजारों करोड़ों रुपए का सेंट्रल विस्टा बनाने की गारंटी, वहीं जनता के लिए पीएम आवास योजना और आयुष्मान योजना में भी घोटाले की गारंटी, लखीमपुर खीरी के किसानों को कुचलकर मार देने वाले को बचाने की गारंटी, देश को जीडीपी से भी ज्यादा कर्ज देने की गारंटी, वैज्ञानिक नजरिए को कम करके धार्मिक अंधविश्वास को बढ़ाने की गारंटी, दोस्तों झूठ बोलने की गारंटी। और अंत में दोस्तों, जिन संस्थानों को खड़ा करने में देश को 70 साल लग गए,
उन्हें प्राइवेट हाथों में देने का काम लगातार जारी है।